दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने 26 किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव का भी नाम है। दिल्ली के नांगलोई थाने में दर्ज की गई है एफआईआर, जिसमें डकैती की धारा भी लगाई गई है। उन पर आंसू गैस के गोले छीनने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये खबर अभी आ रही है कि 26 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं इस वक्त। मुकेश, इस पर और विस्तार क्या जानकारी मिली है? इसमें शायद वो नेता भी शामिल हैं किसानों के जो कि बातचीत के लिए सरकार के साथ आगे आ रहे थे, जो 40 लोग थे, उनमें से भी कुछ लोग हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल जो सारे नेता हैं सबके नाम हैं। बेसिकली दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिन किसान नेताओं से बात कर रहे थे कि जो ट्रैक्टर रैली का रूट कहां से निकालना है, तो जिन किसान नेताओं ने अंडरटेकिंग दी थी कि ट्रैक्टर रैली का रूट यहां से निकलेगा और कोई भी हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी रैली निकलेगी, उन सभी नेताओं के केस में नाम है। क्योंकि अगर जो पूरा ट्रैक्टर रैली का जो रूट अगर ब्रीच हुआ है तो सीधी जिम्मेदारी उन नेताओं की बनती है। हालांकि जो नेता हैं उनका कहना ये है कि जिन लोगों ने ये रैली का ट्रैक्टर रूट रैली का जो रूट जो ब्रीच किया है वो नेता अलग हैं, उनसे कोई उनका मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस की हर मीटिंग में यही नेता किसानों के नेताओं के तौर पर गए थे और इन्होंने भरोसा दिया था कि जो रैली होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से होगी, तो इन सभी के नाम हैं। कुल 22 केस अभी तक दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तक की धाराएं हैं। इसके साथ में कल से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस ने कल कुल 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी वही लोग हैं जिन पर हिंसा करने के आरोप हैं। और जो 26 नेता टोटल हैं, जो मुख्य नेता हैं किसान नेता, जिसमें राकेश टिकैत हैं, योगेंद्र यादव हैं, इन सभी के नाम एफआईआर में हैं। तो दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि इस हिंसा में जो भी शामिल होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिन लोगों के नाम इस हिंसा में आ रहे हैं, चाहे वो सतनाम सिंह पन्नू हो, सरमन सिंह पंढेर हो या दीप सिंधु हो, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी इसमें लोग शामिल हैं उनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस देखे जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी मोबाइल की लोकेशन, उनके वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, ये तमाम चीज़ें पुलिस देख रही है। तो कुल अभी तक 26 लोगों के नाम नेताओं के जो है एफआईआर में लिखे गए हैं और बहुत सारे जो अन्य लोग हैं, अज्ञात लोग हैं, उनके भी नाम हैं। अभी पुलिस इस मामले में कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश के तहत भी एक एफआईआर दर्ज करने वाली है, जिस एफआईआर के बाद पुलिस ये जांच करेगी कि इस पूरी हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, आखिर किसके कहने पर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने लाल किले के अंदर घुसकर झंडा फहरा दिया, वहाँ पर पुलिस वालों से मारपीट की, जिसमें 100 पुलिसकर्मी वहीं पर घायल हो गए थे। आईटीओ पर हिंसा हुई, अक्षरधाम में हिंसा हुई, मुकरबा चौक में हिंसा हुई, नांगलोई में हिंसा हुई। तो दिल्ली के इन तमाम इलाकों में जो हिंसा हुई है उस मामलों में कुल 22 केस दर्ज हुए हैं और 22 केसों में 26 नेताओं के नाम हैं। और दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि जितने भी लोगों के नाम इस मामले में आ रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है मुकेश के दरअसल मास्टरमाइंड कौन था। इस बीच इन पर क्या क्या किस किस्म की धाराएं लगाई गई हैं और ये भी खबर है कि लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जैसे 200 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो वो मामला क्या है और कुल संख्या पुलिस कर्मी जो है वो काफी संख्या में घायल भी हुए हैं, तो उनकी संख्या भी कितनी है? देखिए, कल की हिंसा में कुल 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कई इंस्पेक्टर हैं, एसीपी हैं, कुछ महिला कांस्टेबल्स हैं। ये लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है और उनका दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो एफआईआर हुई हैं 22, उसमें धाराएं जो हैं वो इस तरह की हैं। जो पहली धारा है वो है दंगा फैलाने की, पुलिसकर्मियों पर हमला करने की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको नुकसान पहुंचाने की और हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर की। तो ये सारी धाराएं लगी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी एक एफआईआर और होगी जो कि सेक्शन 120B यानी कॉन्स्पिरेसी के तहत दर्ज की जाएगी और ये एफआईआर क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की दर्ज कर सकती है, जिसमें वो जांच करेगी कि इस पूरी जो हिंसा हुई है इसके साजिश के पीछे कौन लोग हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पे लोग दिल्ली के अंदर घुस आए हैं
तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और जबकि पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि किस रूट से जाना है, कहां तक जाना है, सारे रूट पहले तय हो गए थे, सब रूट की दूरी तय हुई थी। उसके बाद भी आखिर क्यों जो तय समय था उसके पहले आखिर कैसे लोग वहां से निकल गए और निकलने के बाद कैसे वो सारे बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए? तो हिंसा के पीछे कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उन सभी के बारे में जांच की जाएगी और ये कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है उसके लिए एक अलग से केस दर्ज होगा। जी जी, धन्यवाद आपका मुकेश। जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है उस पर भी जांच पड़ताल होगी। इस बीच 26 किसान नेताओं के नाम एफआईआर दर्ज की गई है और खबर यह भी है कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया है। उनका आरोप है कि राकेश टिकैत ने किसानों को लाल किले जाने के लिए उकसाया। हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए, फिर यह हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना। भाई लाल किले चलेंगे, हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में हमें मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। तो कुछ किसान गुट जो हैं इससे अलग हो रहे हैं। आपने सुना अभी वीएम सिंह, कोई किसान नेता जो कह रहे हैं कि उनका गुट जो है वो इस आंदोलन को यहीं पर अलविदा कह रहा है। ये भी खबर है कि भारतीय किसान यूनियन का जो भानु गुट है वो भी आंदोलन से अलग हो रहा है। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। किसानों के बीच में ये आंदोलन लंबा चला, पहले महीनों चल रहा था और दिल्ली की सीमा पर भी 60 दिन हो गए और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुट गए हैं, लेकिन फिर भी एकजुटता थी। अब ये धीरे धीरे जो फूट है, जो दरारें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। रवीश जी बिल्कुल, और वीएम सिंह के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 15 दिन पहले मैंने उनसे बातचीत की थी और उनकी एक बाइट ली थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो ये पूरा किसान आंदोलन है, इसकी जो कमान है वो ज्यादातर पंजाब के किसान नेताओं के पास में है। तो इससे कहीं ना कहीं वो दुखी थे और इस बात को लेकर उनके अंदर रोष थी, नाराजगी थी। कल जब ये पूरी परेड जो है वो निकल रही थी तो वीएम सिंह से मैंने बात करने की कोशिश की, तो वो बहुत ही बेचैन थे, वो बहुत ही एक तरीके से नाराज थे और उनका ये कहना था कि इस परेड में कोई अभी तक जो है वो संयमित एक योजना नहीं बन पाई है। राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, कुछ दूसरे नेता कुछ बोल रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर के लिए वीएम सिंह का वापस लेना आंदोलन एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर जो भी किसान हैं उसमें वीएम सिंह के गुट के भी बहुत बड़ी तादाद में किसान हैं। तो अगर वीएम सिंह अपने को गाजीपुर बॉर्डर से विड्रॉ करते हैं और उनके वहां पर किसान जो समर्थक हैं वो वापस जाते हैं, तो निश्चित तौर पर संख्या जो है वो तादाद जो है वो कम जरूर होगी। क्योंकि कल भी हमने देखा था, कल जो है वो काफी हजारों की तादाद में किसान थे, लेकिन आज जब हम सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे तो रात से सारे किसान वहां पर चले गए थे, उनको जाने को बोल दिया गया था क्योंकि पुलिस की रेड का खतरा था, कई सारे और चीजें थी और किसानों के बीच में भी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जी, आपको रोक रही हूं बीच में, वापस लौटेंगे इस चर्चा पे। इस समय कांग्रेस जो है वो कल दिल्ली के हंगामे पर अपना बयान दे रही है। अब सुनिए रणदीप सुरजेवाला को। प्रिय तरीके से आंदोलन करते रहे, मगर मोदी सरकार जब उन्हें बलपूर्वक नहीं हटा पाई दोस्तों, तो उन्हें छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार जब देश के लाखों किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई तो छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति, जब लाठियां डंडे बरस रहे थे तो पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति, फिर मीटिंग पर मीटिंग पर मीटिंग कर थका दो और भगा दो की नीति, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति, और अब अंतिम छल है
अराजकता का आरोप लगा, बदनाम करो और बाहर करो की नीति। यह है मोदी सरकार का असली षड्यंत्रकारी चेहरा। मैं फिर दोहराता हूं, पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा, बदनाम करो और बाहर करो की नीति। साथियों, मैं आपके समक्ष 6-7 बिंदु रखना चाहता हूं देश के समक्ष। सवाल यह है कि जो किसान 63 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बिफर गए? दूसरा बिंदु, अगर सरकार 10 दौर की बातचीत करने का ड्रामा करे, किसानों की समस्याओं के समाधान की बजाय व्यवधान करे और किसान आंदोलन को बदनाम करने पर जोर रखे, तो सरकार की साजिश क्या साफ नहीं? तीसरा बिंदु, सीधा सा सवाल यह है कि 30, 40, 50 ट्रैक्टर लेकर उपद्रवी लाल किले में कैसे घुस गए? चौथा बिंदु, यह किसकी असफलता है अमित शाह जी? इसका जिम्मेवार कौन है? पांचवां बिंदु, लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है। कांग्रेस के लाखों रणबांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए। देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है, वहां तक पहुंचा कैसे? लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा कैसे लगा सकता है? क्या यह साफ नहीं दिखा कि पुलिस कुर्सियों पर बैठकर तमाशा देख रही थी और टेलीविजन कैमरों का मुंह लाल किले की प्राचीर की तरफ मुड़वा रखा था? क्या यह सच्चाई नहीं? अगला बिंदु, किसानों के मुताबिक कल तक 178 किसान इस आंदोलन में दम तोड़ गए। किसानों को हिंसा ही करनी होती तो लाखों किसान 63 दिन से हाड़ कंपकपाती सर्दी में दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? ये तो पहले दिन हो सकता था। अगला बिंदु, कल से सारे न्यूज चैनलों ने किसान नेताओं और दूसरे लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे, पर क्या किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा? मुझे मालूम है सर, आपने कहा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। अगला बिंदु, क्या हिंसा का वातावरण बना यह सब किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिश नहीं? क्या यह दिल्ली दंगों, शाहीन बाग, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों वाले प्रकरण की पुनर्वृत्ति नहीं? अगला बिंदु, क्या मोदी सरकार, श्री अमित शाह और प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं?
किसान आंदोलन में अगर कोई हिंसक तत्व षड्यंत्रकारी मंसूबे से घुस गए थे और वो उसके बारे में 24 घंटे से कह रहे थे, तो गुप्तचर एजेंसियों से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है? क्या इसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं? और आखिरी बिंदु, दोस्तों, कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, इसी में सारे जवाब छुपे। किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था? क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही थी? तो सरकार प्रायोजित भड़काऊ बयानों, वीडियो, संदेशों आदि से उत्तेजित होने की बजाय देश इन बिंदुओं का जवाब मोदी जी और अमित शाह जी से मांगता है। कल जो हुआ, मैं अब ये बहुत जिम्मेवारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कह रहा हूं, कल जो हुआ वह पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है। पर यह योजना किसानों की नहीं, बल्कि आंदोलन को बदनाम करने की योजना और साजिश है, जिसे सीधे सीधे मोदी सरकार का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। सच्चाई यही है। देशवासियों, किसान और मजदूर और गरीब ने तो हिंसा चाहता और न ही तोड़फोड़। किसान मजदूर ने गतिरोध करना चाहता और न रास्ता रोकना चाहता। किसान मजदूर तो अन्नदाता भी है और देश के जवान का पिता और माता भी है। वो देश की खाद्य सुरक्षा भी चाहता है और सीमा की रक्षा भी चाहता है। इसलिए हमारी अपील है कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की बजाय समाधान पर जोर दे। बगैर देरी के तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को वापस ले, ताकि किसान मजदूर अपने खेत खलिहान में लौटकर देश के लिए सोना पैदा कर देश का पेट पाल सके। यही राजधर्म है, यही राष्ट्र भक्ति है और यही राष्ट्र प्रेम भी है। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। रणदीप सुरजेवाला ने सीधे आरोप लगाया है कि जो भी कल हुआ है उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। तो कांग्रेस का यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, हुड़दंग रोक पाना किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। सवाल ये उठाए गए हैं कि लाल किले में किस तरह से हुड़दंगी घुस आए थे, कौन है ये दीप संधू जो कि इसको लीड कर रहा था, और ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश के तहत किया गया है। और सरकार को चाहिए कि इस आंदोलन का समाधान निकालें और जो कानून पास किए गए हैं उसे वापस लें, ताकि किसान अपने अपने घरों में लौटे। लेकिन साफ तौर पर यह जिम्मेदारी सरकार पर डाल रही है कांग्रेस। कल जो हुआ दिल्ली में बवाल, उसके लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पूरी जिम्मेदारी लें इसकी गृह मंत्री। जिस तरह से कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हुआ कल दिल्ली के अंदर। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं खबरों पे। कल हुई हिंसा के बाद पुलिस एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रही है। कल सतनाम सिंह पन्नू के ग्रुप ने तय रूट से बाहर जाकर ये बैरिकेड तोड़ दिए थे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जो कल किसानों ने बैरिकेड तोड़े थे सुबह 8 बजे सतनाम सिंह पन्नू के ग्रुप ने, वो बैरिकेड वापस से यहाँ सिंगू बॉर्डर पर पुलिस लगा रही है और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पहले से पुख्ता किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से
जो क्रेन्स हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं और ये कंक्रीट बैरिकेड जब कल तोड़े गए थे उन बैरिकेड्स को वापस आज लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा की तरह यहाँ पर है, लेकिन आज तादाद ज़्यादा है और आप देखेंगे यहाँ पर आगे भी जहाँ जहाँ बैरिकेड तोड़े गए थे वहाँ पर बैरिकेड वापस लगाए गए हैं और ये ठीक वो जगह है जहाँ से किसानों ने कल अपना मार्च शुरू किया था। तय समय 10 बजे का था, लेकिन सतनाम सिंह पन्नू के ग्रुप ने, सरवन सिंह पन्नीर के ग्रुप ने यहाँ पर बैरिकेड तोड़े थे, यहीं से वो बैरिकेड तोड़े गए थे और यहीं से वो आगे गए थे जहाँ पर मुकारबा चौक पर उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स एक बार फिर तोड़े थे और वो आगे बढ़ गए थे। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस वापस यहाँ पर मुस्तैद होती हुई, इस बार सुरक्षा कर्मी ज़्यादा हैं और तैयारी भी बेहतर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी चर्चा है कि 1 तारीख को ये किसान बजट वाले दिन, अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं है लेकिन ये चर्चा है कि ये लोग पैदल मार्च कर सकते हैं संसद भवन तक। उसको देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो बैरिकेड तोड़े गए थे वो वापस लगाए जा रहे हैं और तैयारी पहले से ज़्यादा पुख्ता की जा रही है। यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से बैरिकेड तोड़ के यहाँ पर डाल दिए गए थे, इन बैरिकेड्स को भी उठा करके ऊपर लगाया जाएगा। यानी पुलिस इस बात को जानती है कि अगर अब इसके बाद कल जैसा माहौल हुआ तो सवाल भी ज्यादा होंगे और मुश्किलें भी। सिंगू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर आज किसानों का भारी जमावड़ा दिखाई दिया। ये बता दें कि ये जमावड़ा उन किसानों का है जो दिल्ली से वापस पंजाब लौट रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे, उसी रफ्तार से अब किसान वापस भी लौट रहे हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर आज दिल्ली से पंजाब वापस लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित किसान संगठनों के झंडे लगे वाहनों की कतारें बहुत लंबी थीं और थमने का नाम नहीं ले रही थीं। बीते दिन किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में भी किसानों का गुस्सा आज नजर आया और जब डूंगरवास सहित करीब 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत करके दिल्ली जयपुर संख्या 48 स्थित मसानी बराज पर पिछले करीब 1.5 माह से बैठे आंदोलनकारियों को वहां पहुंचकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो हाईवे खाली कर दें, अन्यथा ग्रामीण अब चुप नहीं बैठेंगे। ये गांव वालों ने आकर उनको अल्टीमेटम दिया है। और हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है। धरना स्थल से किसानों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। लंगर व्यवस्था को भी बंद करवा दिया गया है। दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी अब बस्तारा टोल प्लाजा पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। देवास में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने अपने ऊपर घासलेट छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की है। किसान लगातार चिल्लाता रहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलने दीजिए। उसने एसडीओपी के ऊपर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस किसान की जिसने जान देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान लगातार उसकी ये अपील थी कि उसे मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, जिसकी इजाजत उसे नहीं मिली और उसने खुद को जलाने की कोशिश की। दिल्ली में कल हुई हिंसा के दौरान लाल किले को काफी नुकसान पहुंचा है। कैश और टिकट काउंटर के साथ साथ सिक्योरिटी चेक के लिए लगाई गई मशीनों को भी तोड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों और पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। एनडीटीवी की टीम लाल किले के अंदर पहुंची और लाल किले को इस हंगामे की वजह से किस तरह का नुकसान पहुंचा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर वहां पर गए और अंदर जिस तरह की तबाही हुई है उसे दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त मैं लाल किले के अंदर हूं और अंदर से आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव हैं कि आखिर कैसे
कल हजारों की संख्या में भीड़ लाल किले के अंदर दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद यहाँ पर घंटों उपद्रव किया। यहाँ पर वो गेट है जहाँ से भीड़ सीधा अंदर दाखिल हुई और ऊपर जो मीनार है वहाँ पर लोगों ने आकर झंडा फहरा दिया। तो आप देखें कि ये जो गेट है, बाहरी गेट से जब आप लाल किले के अंदर आएंगे तो आपको ये गेट मिलेगा जो कि सीधा ऊपर मीनार तक जाता है। ये गेट जो है, यहाँ पर जो मोटे मोटे लोहे के सरिये थे ये तोड़ दिए गए। ये जो मशीन्स लगी हैं लाइट सिस्टम की और साउंड सिस्टम की, उसको किस तरह से डैमेज किया गया है। तो ये वो हिस्सा है जहाँ से आप लाल किले के अंदर दाखिल होते हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कुछ और तस्वीरें। ये सामने का हिस्सा है, यहाँ पर आप देखें कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे। जब उन्होंने भीड़ को अंदर घुसने से रोका तो उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया और उनके हाथों में लाठी, डंडे, फरसे, तलवारें थीं। उसके सामने फिर पुलिस वाले नहीं टिक पाए और वो जान बचाने के लिए जो खाई है नीचे, इसी खाई में कूद गए। अंदर आप देखें कि नीचे बहुत सारे ग्रिल पड़े हुए हैं, जो कुर्सियां हैं वो पड़ी हुई हैं, तो ये कुर्सियों को नीचे फेंका गया। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरी ग्रिल है, इसको तोड़ दिया गया। ये पूरी ग्रिल टूटी हुई है और ये जो पूरा हिस्सा है ये डैमेज किया गया है। एक वाहन दिखाता हूँ, ये वाहन CISF का है और ये वाहन यहीं पर खड़ा हुआ था। इस वाहन के ऊपर लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे ये पूरा वाहन डैमेज हो गया। ये देखिए, ये पूरी जिप्सी है जिसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और पूरी की पूरी जिप्सी जो है वो डैमेज हो गई। ये देखिए, पूरी गाड़ी टूटी हुई है। इस तरह से हज़ारों लोग यहाँ पर घंटों उपद्रव करते रहे। ये पूरा वाहन जो है ये टूटा हुआ है और यहाँ पर आप देखें कि कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। वाहन के बाद मैं चलता हूँ नीचे। ये एक और इमारत है लाल किले के अंदर और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये पूरे शीशे टूटे हुए पड़े हैं, जो सामान है उसको तोड़ा गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा सामान टूटा पड़ा है। तो यहाँ पर हज़ारों की भीड़ ने उनका जो मन हुआ वो किया और ये पूरा जो हिस्सा है ये इमारत का वो तोड़ा गया है। पूरा जो फर्नीचर है वो तोड़ा गया है और अंदर जो सामान है वो पूरा तोड़ा गया है। इस तरह से अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे। जो टिकट घर है, यानी कि जो टिकट काउंटर है, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ऊपर चल के ये गाड़ी है, इस गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी और ये जानकारी मिली है कि लाल किले में कल जो हिंसा हुई है उसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी केवल यहीं पर घायल हुए हैं। लाल किले के अंदर 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जहाँ पर टिकट घर है, यानी कि जब लोग लाल किले के अंदर दाखिल होते हैं और वो लाल किला घूमने आते हैं तो उनको टिकट लेना होता है, उनका सिक्योरिटी चेक होता है, वो यहीं पर होता है। ये देखिए कि ये पूरा जो टोकन का इलाका है, जहाँ टोकन मिलता है और जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, ये पूरा तहस नहस हो गया है। ये बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं सामान को एक्सरे करने के लिए, सामान की जांच करने के लिए, वो सारी मशीन्स तोड़ दी गई हैं। ये सारे जो मेटल डिटेक्टर हैं, सिक्योरिटी मशीन्स हैं, उनको तोड़ा गया है। ये पूरा जो हिस्सा है, यहाँ पर लोग आते हैं, उनका सिक्योरिटी चेक यहीं पर होता है और यहाँ से निकलकर फिर वो अपना टोकन लेने के बाद, टिकट लेने के बाद लाल किले के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है वो तोड़ा गया है। अलग अलग प्रदेशों की झांकियाँ हैं जो कि रिपब्लिक डे परेड में हर साल शामिल होती हैं और यहाँ से जाने के बाद वो यहीं पर वापस आती हैं। तो लोगों ने यहाँ पर सेल्फी ली, फ़ोटो खिंचाए, लेकिन साथ में इन झांकियों को नुकसान भी पहुँचाया। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अलग अलग प्रदेशों की यहाँ पर झांकियाँ हैं जिनको डैमेज किया गया है, जिनको नुकसान पहुँचाया गया है। लाल किले पर जो घटना हुई है एक अकल्पनीय घटना है कि आखिर लाल किले में इतने सारे लोग अंदर दाखिल हो गए और यहाँ पर आकर झंडा फहरा दिया, यहाँ पर हिंसा की जिसमें 100 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या वही लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं या इसके पीछे उनके अलावा भी कोई और लोग हैं? तो दिल्ली पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और साजिश के तहत भी एक केस दर्ज करने वाली है, जिसकी जाँच में साफ हो पाएगा कि आखिर इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है। लाल किले से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
और सौरव गांगुली की खबर आई है कि सौरव गांगुली एक बार फिर से सीने में दर्द की शिकायत की वजह से वो अस्पताल पहुंचे हैं। इस महीने की शुरुआत में ही वो अस्पताल में दाखिल हुए थे जब उनका ऑपरेशन हुआ था। अब और दोबारा से ये खबर आ रही है कि फिर से उन्हें सीने में दर्द हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कोलकाता से सौरभ गुप्ता इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सौरव गांगुली को आज एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज सुबह और कल रात से उन्होंने चेस्ट पेन के कंप्लेन के बाद उनको यहाँ पे लाया गया है। आपको याद होगा कि सौरव गांगुली को इस महीने पहले भी उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। उस वक्त भी उनको चेस्ट पेन हुआ था और उसके कारण उनके जो आर्टरी है उसमें स्टेंट बिठाया गया था, जिसको एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। लेकिन उनके दो और आर्टरी में उस वक्त भी जो ब्लॉकेज थे। डॉक्टरों का उस वक्त कहना था कि वो उस समय के लिए घर जा सकते थे, वो फिट थे। लेकिन आज चेस्ट पेन होने के बाद उनको फिर से यहाँ पे कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया है। यहाँ पे जांच चल रही है और जांच के बाद डॉक्टरों का कहना है कि वो कह पाएंगे अगले कुछ दिनों में उनके लिए क्या ट्रीटमेंट रहेगा और शायद दूसरे एंजियोप्लास्टी चाहिए कि नहीं, या इस बार जो चेस्ट पेन हुआ है वो इस जो ब्लॉकेज है उससे कनेक्टेड है कि नहीं। लेकिन इस वक्त सौरव गांगुली कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में है। उन्हें अभी उनका जांच चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जांच करने के बाद वो तय करेंगे कि आगे क्या ट्रीटमेंट उनके लिए होगा। लेकिन सौरव गांगुली, जैसे आप जानते हैं, दादा के नाम से पुकारे जाते हैं और उनके बहुत सारे फैंस हैं। उनके लिए भी ये एक चिंता के विषय है, क्योंकि वो बहुत खुश थे जब उनको जनवरी महीने में ही पिछले कुछ हफ्ते में उनको रिलीज किया गया था। लेकिन आज वो फिर से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनको यहाँ कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।